सो गाइस, जब कोई वेंडर अपने गुड्स को क्रेडिट सेल करता है तब उस कंडीशन में जो वेंडर होता है वो परचेज़र के ऊपर जो क्रेडिट सेल के गुड्स का अमाउंट होता है उस पर एक बिल लिखता है, जिसे परचेज़र एक्सेप्ट करके वेंडर को रिटर्न करता है, जिसको कि हम बिल कहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन सिंघल और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। तो गाइज, आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं और उनको हम किस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, जो विनिमय पत्र जिसको हम बोलते हैं। तो इसका अगर हम मीनिंग की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, अ एक्सचेंज बिल इज ए अनकंडीशनल रिटर्न लाइसेंस in which the creditor order his debtor that he should pay a certain sum of money either to himself or to another person as per his commanded or to the holder of the bill after a certain period। तो गाइज, हम इसको समझ सकते हैं कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको हम विनिमय पत्र बोलते हैं, तो विनिमय पत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है जिसमें लेनदार अपने ऋणी को ये आदेश देता है कि वह एक निश्चित धनराशि या तो स्वयं या उसे या उसके आज्ञा अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को विपत्र के धारक को मांगने पर अथवा एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करे। तो गाइस, सिंपल भाषा में समझें इसको तो हम ये कह सकते हैं कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब कोई पर्सन जो कि वेंडर है और वो क्रेडिट सेल करता है अपने परचेज़र को, तो उस गुड्स के अमाउंट के बराबर के लिए वो एक बिल राइट करता है, लिखता है किस पर? परचेज़र पर। तो जो परचेज़र होता है वो उस बिल पर लिखी हुई अमाउंट के लिए एक्सेप्टेंस देता है, यानी कि स्वीकृति देता है कि मैंने आपसे ये गुड्स क्रेडिट सेल पर लिया है, यानी कि मैंने क्रेडिट परचेज़ किया है और मैं इस अमाउंट को आपको इस पीरियड के बाद देने के लिए लायबल हूँ। यानी कि उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है वेंडर और परचेज़र के बीच में। वेंडर जो क्रेडिट सेल करता है परचेज़र को, परचेज़र जो कि क्रेडिट परचेज़ करता है वेंडर से, तो वो दोनों आपस में जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी एक सिक्योरिटी के रूप में, एविडेंस के रूप में एक जो ऑर्डर होता है वेंडर के द्वारा परचेज़र को उस बिल का पेमेंट करने के लिए, उस राइट के रूप में एक बिल लिखा जाता है जिस पर कि परचेज़र अपनी एक्सेप्टेंस देता है कि मैं आपका पेमेंट जो बकाया है इस गुड्स जो हमने क्रेडिट सेल किया था उसके बदले में वो अमाउंट आपको इस पीरियड के बाद दिया जाएगा। साथ ही इसमें जो बिल होता है उस बिल को जो वेंडर यानी कि जो बिल को लिखने वाला होता है वो उस बिल को अपने यूज़ में भी ले सकता है या वो किसी को थर्ड पार्टी को भी दे सकता है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि टू अनदर पर्सन एज पर हिज कमांडेड और टू द होल्डर ऑफ द बिल आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, यानी कि एक सर्टेन पीरियड के बाद जिसके पास वो बिल होगा उसको उस बिल का पेमेंट कर दिया जाएगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट परचेज़र के द्वारा ही किया जाता है, चाहे वो फिर वेंडर हो या वेंडर के द्वारा किसी अनदर पर्सन को वो बिल दिया हो, जिसके पास बिल हो वो उसका पेमेंट करता है। तो गाइस, हम ये कह सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बिल होता है वो वेंडर के द्वारा परचेज़र पर लिखा जाता है। यहाँ पर जो वेंडर होता है वो उस बिल को उस अमाउंट के लिए लिखता है जो कि क्रेडिट सेल के रूप में की जाती है, और जो परचेज़र के द्वारा उस अमाउंट को कुछ पीरियड के बाद देने के लिए उसको वादा किया जाता है। तो उन चीज़ों को एक लिखित रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में जो तैयार करा जाता है उसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो गाइज़, यहाँ इसकी बात करें एसेंशियल पार्टीज़ ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो यहाँ पे हमारे पास तीन पार्टीज़ होती हैं। एक होता है इसमें ड्रॉर जिसको हम लेखक बोलते हैं, एक होता है ड्रॉई जिसको स्वीकर्ता बोलते हैं, एक होता है पेई जिसको प्राप्तकर्ता बोलते हैं। गाइज़, हमारी यहाँ पर ये कोशिश रहती है कि हम आपको ये दोनों लैंग्वेज में सारी इन्फॉर्मेशन दें, इंग्लिश में और हिंदी में, यानी कि जो स्टूडेंट इंग्लिश को प्रेफर करते हैं वो इंग्लिश में इसको ईजिली रूप में समझ सकें और जो हिंदी को प्रेफर करते हैं वो हिंदी में इसको ईजिली रूप में समझ सकें। तो यहाँ पर जो तीन एसेंशियल पार्टीज़ होती हैं उसमें ड्रॉर, ड्रॉई और पेई होता है। तो आइए समझते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रॉर की। ड्रॉर जिसको हम बोलते हैं लेखक। जनरली जो वेंडर होता है वही ड्रॉयर होता है, यानी कि जो माल को, गुड्स को जो क्रेडिट सेल करने वाला पर्सन होता है उसी को हम ड्रॉयर कहते हैं। तो द पर्सन हु इज़ द सेलर और क्रेडिटर हु सेल्स
द गुड्स ऑन क्रेडिट एंड हु इज़ एंटाइल्ड टू रिसीव द मनी फ्रॉम एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड ड्रॉयर। यानी कि वह व्यक्ति जो विक्रेता या लेनदार होता है, जो उधार विक्रय करता है और जो किसी अन्य व्यक्ति से रकम पाने का अधिकारी होता है, उसे हम ड्रॉयर यानी कि लेखक कहते हैं। ड्रॉयर इज़ द पर्सन हु मेक्स और राइट्स एंड साइनिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी कि वह व्यक्ति जो बिल अर्थात विनिमय पत्र को लिखता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करके एक निश्चित राशि भुगतान करने का आदेश देता है, उसे लेखक या आहर्ता भी कहते हैं। यानी कि ही इज़ अ पर्सन हु हैज़ ग्रांटेड क्रेडिट टू द पर्सन ऑन whom the bill of exchange is drawn. He is also called राइटर और क्रेडिटर। यानी कि ड्रॉअर वो पर्सन होता है जो कि क्रेडिट सेल करता है और जो अपने गुड्स का जो अमाउंट होता है उसके लिए जो बिल राइट करता है, उस बिल के पेमेंट को पाने का ऑर्डर देता है उस पर्सन को जिस पर कि वो बिल लिखा जाता है। तो ड्रॉअर बिल को लिखने वाला होता है। जनरली ये वेंडर होता है जो कि क्रेडिट सेल करता है। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम ड्रॉई की, जिसको हम स्वीकर्ता बोलते हैं। तो ड्रॉई जो होता है इसका कॉन्सेप्ट होता है द पर्सन ऑन होम द बिल इज़ रिटन इन द बायर और डेटर। यानी कि वह व्यक्ति जिस पर बिल लिखा जाता है जो कि क्रेता या देनदार होता है। यानी कि वह पर्सन जिस पर बिल लिखा जाता है वो जनरली हमारा परचेज़र होता है। यानी कि जो क्रेडिट परचेज़ करता है उस पर बिल लिखा जाता है वेंडर के द्वारा। तो जो क्रेडिट परचेज़ करता है जिस पर बिल लिखा जाता है उसको हम ड्रॉई कहते हैं, क्योंकि ये बिल को अपनी एक्सेप्टेंस देता है। यानी कि जो बिल पर लिखी हुई बातें होती हैं उनको ये स्वीकार करता है। इसको हम स्वीकर्ता भी कहते हैं, एक्सेप्टर भी कहते हैं। यानी कि इट एक्सेप्ट द अमाउंट रिटन इन द बिल बाय राइटिंग द वर्ड एक्सेप्टेड ऑन द बिल एंड साइनिंग इट। यानी कि यह विपत्र में लिखी राशि को विपत्र पर स्वीकृत शब्द लिखकर और अपने हस्ताक्षर करके उसको स्वीकार करता है। अनलेस अ बिल इज़ एक्सेप्टेड इट इज़ कॉल्ड अ ड्राफ्ट। यानी कि जब तक परचेज़र के सिग्नेचर उस बिल पर नहीं होते हैं, जो लिखी गई बातें होती हैं उनको परचेज़र एक्सेप्ट नहीं करता है, जब तक वो बिल एक ड्राफ्ट के रूप में ही रहता है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाता है। हैंस ही हु एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज ए ड्रॉई और एक्सेप्टर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो बिल को स्वीकार करता है उसको आहर्ती या स्वीकर्ता भी कहते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं वो पर्सन जो बिल को लिखने वाला होता है जो कि वेंडर होता है उसे हम ड्रॉअर कहते हैं, और वो पर्सन जो बिल पर लिखी गई बातों को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, उसको हम ड्रॉई, एक्सेप्टर या स्वीकर्ता कहते हैं। और जनरली ये वो होता है जो क्रेडिट परचेज करता है, यानी कि जो परचेजर होता है। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम पेई की, प्राप्तकर्ता की। तो गाइस यहाँ पर ये बात करते हैं हम द पर्सन हु रिसीव द पेमेंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट इज कॉल्ड द रिसिपेंट और पेई ऑफ द बिल। यानी कि वह व्यक्ति जिसे बिल का भुगतान देय तिथि पर प्राप्त हो जाता है उसे विपत्र का प्राप्तकर्ता या अदाता कहते हैं। जनरली हम ये कह सकते हैं कि वो पर्सन जिसके पास बिल होता है उसे जब ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट मिल जाता है तो वो पेई यानी कि प्राप्तकर्ता कहलाता है। सामान्यतः बिल का लेखक ही भुगतान पाने वाला व्यक्ति ही होता है। जैसे जनरली द ऑथर ऑफ द बिल इज़ द ओनली पर्सन टू पेड, बट if the bill is redeemed from the bank or a third party or creditor, if sold to then the officer to get payment is the bank or creditor respectively। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सामान्यतः बिल का जो लेखक होता है वही भुगतान पाने वाला व्यक्ति होता है, लेकिन यदि विपत्र यानी कि बिल को बैंक से भुना लिया गया हो, यानी कि बैंक से उसको डिस्काउंट करा लिया गया हो, या किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिया गया हो, जिसको एंडोर्समेंट भी हम बोलते हैं, तो उस कंडीशन में जो बैंक या जो क्रेडिटर होता है यानी कि जो थर्ड पार्टी होती है वो उस बिल का पेमेंट लेने के लिए लायबल होता है। यानी कि उस बिल का पेमेंट उस कंडीशन में बैंक या क्रेडिटर्स को किया जाएगा क्योंकि वो बिल उनके पास है। यानी कि इन शॉर्ट कहें तो ये कह सकते हैं कि वो पर्सन जिसके पास बिल है उसी को ही ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट मिलेगा। जनरली ये वेंडर हो सकता है, ड्रॉअर हो सकता है,
और अगर ड्रॉयर के द्वारा ये बिल बैंक से भुना लिया गया हो तो वो बैंक होगा, और अगर ड्रॉयर ने अपने किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट के रूप में उस बिल को दिया हो तो वो जो क्रेडिटर होगा वो उस बिल का पेमेंट लेने के लिए लायबल होगा। तब उस कंडीशन में उसे हम पेई यानी कि प्राप्तकर्ता कहेंगे। तो गाइज़ ये हमने 3 पार्टीज़ जो थी, एसेंशियल पार्टीज़ जो हमारी बिल ऑफ एक्सचेंज के कंसर्न में थी, उनके बारे में हमने बात करी, जिसमें ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई की बात करी गई। तो गाइज़ अब बात करते हैं इनके काइंड्स के बारे में, टाइप्स के बारे में। तो गाइज़ यहाँ हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, यानी कि विनिमय पत्र के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पर गाइज़ अगर हम इसको देखें तो हमने इसको इनके अकॉर्डिंग उसमें 3 उसमें बांटा गया है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी कि समय के आधार पर बात करें अगर, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हम डिमांड बिल और टेनर बिल बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो मांग बिल और मियाद बिल बोलते हैं। उसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ नेशन की बात करी जाएगा तो इसको हम देश के आधार पर हम अगर इसको बांटें तो इसमें यहाँ पर 2 बिल होते हैं, एक इनलैंड बिल और एक फॉरेन बिल, यानी कि एक देशी विपत्र और एक विदेशी विपत्र। अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, तब ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक ट्रेड बिल और एक म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल, यानी कि व्यापारिक विपत्र और अनुज्ञा विपत्र या पारस्परिक सहायता हेतु विपत्र इसको हम बोला जाता है। तो गाइज आइए समझते हैं इनको डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पर। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द टाइम, यानी कि समय के आधार पर अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है डिमांड बिल, एक होता है टेनर बिल। डिमांड बिल का मतलब मांग बिल से होता है, टेनर बिल का मतलब म्याद बिल से। अब हम समझते हैं कि डिमांड बिल क्या होता है। तो गाइस डिमांड बिल की अगर बात करें तो डिमांड बिल आर दोज विच आर टू बी पेड टू द अकाउंटेंट एज सून एज बिल इज प्रेजेंटेड, यानी कि मांग विपत्र उसे कहते हैं जिसका भुगतान लेखादार यानी कि अकाउंटेंट को बिल के प्रस्तुत करते ही देना है। द बिल ऑफ डिमांड बिल इज आल्सो नोन एज साइड बिल। वी यूज द वर्ड साइड व्हेन डिमांड बिल्स आर सेंड बाय पोस्ट, यानी कि मांग बिल को दर्शनी बिल भी कहते हैं। दर्शनी शब्द का प्रयोग तब करते हैं जब मांग बिल डाक द्वारा भेजे जाते हैं। यानी कि डिमांड बिल का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई भी गुड्स परचेज किया हो तो वेंडर के द्वारा जो तुरंत आपको बिल दिया जाता है और जिसका पेमेंट आपको तुरंत किया जाता है वो हमारा डिमांड बिल कहलाता है। अगर मान लीजिए किसी दूसरी जगह पर पेमेंट किया गया है या दूसरी जगह पर सोल्ड किया गया है, तब वो अगर पोस्ट के द्वारा जो भेजा जाता है तो उसको हम इसको साइड बिल भी बोल देते हैं। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम टेनर बिल की। तो टेनर बिल मींस द बिल्स दैट विल बी पेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड मेंशन्ड इन द बिल, यानी कि मियाद विपत्र का आशय उन बिलों से है जिनका भुगतान विपत्र में उल्लेखित एक नियत अवधि बीतने पर किया जाता है। यानी कि जैसे कोई बिल हमने वेंडर के द्वारा कोई गुड्स को क्रेडिट किए सेल के रूप में किया गया हो और परचेज़र ने उस बिल का पेमेंट करने के लिए कुछ पीरियड आपसे मांगा हो, तो उस पीरियड के बाद आपको उस बिल का पेमेंट तुरंत होना है, उसे हम टेनर बिल कहते हैं। यानी कि टेनर बिल का मतलब हो गया कि जब कोई गुड्स क्रेडिट किया जाता है, सेल किया जाता है, जब कोई गुड्स को क्रेडिट सेल किया जाता है तब वेंडर के द्वारा परचेज़र के द्वारा मांगी गई पीरियड के लिए जो बिल लिखा जाता है उसको टेनर बिल कहते हैं। टेनर बिल में जो बिल का पेमेंट होता है वो बिल का जो पीरियड कंप्लीट हो जाता है उस पर इसको करना होता है, जो कि परचेज़र के द्वारा वेंडर को किया जाता है। विपत्र को म्याद दिन अथवा महीनों में सूचित किया जाता है, यानी कि द पीरियड ऑफ द बिल इज़ रिपोर्टेड इन डेज और मंथ, यानी कि जो बिल होता है वो उसमें ये दिखाया जाता है, बताया जाता है कि जो पीरियड है क्रेडिट का, जो पीरियड दिया गया है वो कितने डेज़ का है या कितने मंथ के लिए दिया गया है। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेशन के बारे में। तो नेशन के आधार पर अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि देश की दृष्टि के आधार पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंट्री। देश की दृष्टि के आधार पर बिल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इनलैंड बिल जिसको हम देशी विपत्र बोलते हैं, दूसरा होता है फॉरेन बिल जिसको विदेशी विपत्र बोलते हैं। यानी कि अगर हम कंट्री के आधार पर बात करें तो 2 तरह के बिल हमारे चलते हैं। एक इनलैंड बिल जो कि हमारी कंट्री के अंदर ही चलता है, उसे हम इनलैंड बिल बोलेंगे, और जो कंट्री के बाहर जाता है वो फॉरेन बिल कहलाता है। तो डिटेल में समझते हैं इनके बारे में हम। तो सबसे पहले बात करते हैं इनलैंड बिल की। तो इनलैंड बिल का कॉन्सेप्ट हो जाता है गाइस, इनलैंड बिल्स मीन्स अ बिल हुज अकाउंटेंट राइटर एंड द रिसिप्ट
ऑफ द पेमेंट आर फ्रॉम द सेम कंट्री। यानी कि देशी विपत्र से आशय ऐसे विपत्र से है जिसका जो लेखादार यानी कि अकाउंटेंट है, ड्रॉअर यानी कि लेखक है, और जो उसका पेई यानी कि जो ड्रॉई है, वो पाने वाला जो व्यक्ति है, वो तीनों ही एक ही देश की है। यानी कि जो लिखने वाला है, जिस पर लिखा गया है, जिसको उस बिल का पेमेंट किया गया है, यानी कि ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई तीनों के तीनों आपके सेम कंट्री के हों, उनको हम इनलैंड बिल कहते हैं। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉरेन बिल की। फॉरेन बिल यानी कि विदेशी विपत्र की बात करते हैं हम। तो फॉरेन बिल मीन्स अ बिल इन विच अ बिजनेसमैन राइट्स अ बिल अगेंस्ट अ मर्चेंट ऑफ अनदर कंट्री। यानी कि विदेशी विपत्र से आशय ऐसे विपत्र से है जिसमें एक व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी पर विपत्र लिखता है। यानी कि इसमें एक पर्सन जो है, चाहे वो वेंडर या परचेसर में से एक पर्सन किसी अदर कंट्री का है और दूसरा पर्सन किसी अदर कंट्री का है। मान लीजिए वेंडर तो इंडिया का है और जो परचेसर है वो अमेरिका का है, तो उस कंडीशन में उन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होंगे और जो बिल राइट किया जाएगा उसे हम फॉरेन बिल कहेंगे। लाइक इफ अ ट्रेड of India writes a bill on a Japan merchant, it will be called a foreign bill. Foreign bills are usually writes in triplicate. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे भारत का व्यापारी जापान के किसी व्यापारी पर बिल लिखता है तो उससे विदेशी विपत्र कहेंगे। और विदेशी विपत्र यानी कि जो फॉरेन बिल होता है वो जनरली 3 प्रतियों में लिखा जाता है। यानी कि फॉरेन बिल्स आर यूजुअली रिटन इन ट्रिप्लिकेट। तो 3 प्रतियों में यानी कि 3 अलग अलग इसको जो इसकी जो स्लिप्स होती हैं उनको तैयार किया जाता है। तो फॉरेन बिल का मतलब हो गया कि जब दो पार्टी में से दोनों पार्टी अलग अलग कंट्री की हो, चाहे परचेजर अलग कंट्री का हो, चाहे वेंडर अलग कंट्री का हो, दोनों अलग अलग कंट्रीज़ की होती हैं, तो उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन की जाता है उस ट्रांजेक्शन के कंसर्न में जो बिल लिखा जाता है उसको हम फॉरेन बिल कहते हैं। गाइज नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फॉरेन बिल की। यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ फॉरेन बिल है वो हमारे पास ये 2 प्रकार के हो जाते हैं, जिसमें एक होता है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस और डीए बिल, जिसको हम डीए बिल बोलते हैं, यानी कि स्वीकृत पर कागज पत्र वाला बिल। और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट और डीपी बिल, जो भुगतान पर कागज पत्र वाला बिल होता है। यानी कि एक वो जो स्वीकृति के लिए दिया जाता है यानी कि एक्सेप्टेंस करता है, और एक वो जो कि भुगतान यानी कि पेमेंट के कंसर्न में किया जाता है या लिखा जाता है। गाइस लास्ट बात करते हैं हम इसमें ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, यानी कि प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल अकॉर्डिंग टू द यूजेस। प्रयोग के आधार पर विपत्र 2 प्रकार के होते हैं, पहला ट्रेड बिल, दूसरा म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल मतलब व्यापारिक विपत्र और म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल मतलब पारस्परिक सहायता हेतु अनुग्रह विपत्र। तो आइए गाइस अब डिटेल में इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेड बिल की। ट्रेड बिल को बोलते हैं व्यापारिक विपत्र। तो गाइस ट्रेड बिल इज द बिल व्हेन द मर्चेंट यानी कि वेंडर हु सेल्स द गुड्स राइट्स ऑन हिज बायर। यानी कि व्यापारिक विपत्र वह विपत्र है जिससे माल उधार बेचने वाला व्यापारी अपने क्रेता पर लिखता है। तो जनरली ट्रेड बिल का मतलब होता है जो हम डेली यूज़ में भी देखते हैं कि जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हैं तो जो भी आप गुड्स लेते हैं आप उसका बिल मांगते हैं, तो जो वेंडर के द्वारा आपको बिल दिया जाता है उसको जनरली ट्रेड बिल बोला जाता है, व्यापारिक विपत्र बोला जाता है। तो जनरली व्यापारिक विपत्र ट्रेड बिल जो होता है ये वेंडर के द्वारा परचेजर पर लिखा जाता है। जो भी परचेजर ने माल वेंडर से ख़रीदा होता है उस अमाउंट के लिए ये बिल लिखा जाता है, जिसको हम ट्रेड बिल कहते हैं, जनरली जो हमारे लेन देन के लिए यूज़ में किया जाता है। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल की, जिसको बोलते हैं अनुग्रह बिल भी बोलते हैं, अनुग्रह विपत्र भी इसको बोल देते हैं। तो अ म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल इज ए बिल दैट अ ट्रेडर राइट्स टू सपोर्ट अनदर ट्रेडर विदाउट एनी ट्रांजेक्शन और परचेज। तो गाइज यहाँ पर क्या होता है कि जो म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल होता है, अनुग्रह विपत्र जिसको बोलते हैं, तो अनुग्रह बिल वह बिल है जो व्यापारी दूसरे व्यापारी को सहयोग करने हेतु बिना किसी लेन देन या क्रय विक्रय के लिखता है। यानी कि यहाँ पे 2 पार्टीज़ होती हैं जो कि अलग अलग बिजनेस करती हैं और दोनों एक दूसरे को हेल्प करने के पर्पज़ से एक दूसरे के ऊपर बिल लिखती हैं,
और उसको म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल कहा जाता है। इसमें कोई लेन देन नहीं होता है, कोई परचेज कोई सेल नहीं होती है, केवल एक दूसरे की हेल्प करने के पर्पज़ से ये बिल लिखे जाते हैं। मान लीजिए ए और बी दो पर्सन हैं जो अलग अलग बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। अब ए को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ए बी पर बिल लिखता है और बी एक्सेप्ट करके ए को देता है और ए उसे बैंक से डिस्काउंट पे भुनाकर उस पैसे को अपने बिजनेस में यूज़ कर सकता है। उसी तरीके से अगर बी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो बी ए पर बिल लिखता है, ए उसे एक्सेप्ट करता है और उसको एक्सेप्ट करके बी को वापस कर देता है और बी उस बिल को बैंक से भुनाकर जो पैसा आता है उसे अपने बिजनेस में यूज़ में ले लेता है। और जो ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट पर वो दोनों एक दूसरे को पेमेंट कर देते हैं और वो पर्सन बैंक का पेमेंट कर देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ए को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो ए ने बी पर बिल लिखा, बी ने एक्सेप्ट करके ए को दिया, ए ने उसे बैंक से भुनाया, जो पैसा आया उसे अपने बिजनेस में यूज़ किया और ड्यू डेट पर उस पैसे को ए ने बी को वापस कर दिया और बी ने उस पैसे को बैंक को वापस कर दिया, जिसको कि हम म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल बोलते हैं, जो कि दोनों एक दूसरे के हेल्प के लिए एक दूसरे पर लिखे जाते हैं ताकि दोनों एक दूसरे को हेल्प कर सकें। तो गाइस, ये थी हमारी वीडियो आज की जो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के कंसर्न में आपके लिए तैयार की, जिसमें हमने आपको मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बताया, उनके एसेंशियल पार्टीज़ के बारे में बताया और जो टाइप्स ऑफ बिल होते हैं उनके बारे में बताया। ये वीडियो हमने थ्योरेटिकल रूप में आपके लिए तैयार की ताकि आप इनके बारे में डिटेल में समझ सकें और जो भी डाउट्स हों वो आप क्लियर कर सकें। अगर अब भी आपको कोई डाउट प्रॉब्लम रह जाता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसको सॉर्ट आउट आपके लिए कर सकें। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छी वीडियो हम और तैयार कर सकें। नमस्कार।